नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज जरूर होगी बिहार चुनाव के मद्देनजर उसके एनालिसिस को लेकर, लेकिन इन सबसे पहले बिहार का चुनाव अगर देश की सियासत पर असर डालेगा तो एक मतलब यह भी है कि बिहार के भीतर एक वैशाली भी जगह है। पहले रिपब्लिक के तौर पर वैशाली की पहचान है। हम जिक्र क्यों कर रहे हैं शुरू में? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए वहां पर क्या हो रहा है। पटाखे फूट रहे हैं, नारे अभी से लग रहे हैं, एग्जिट पोल का वक्त है, अभी भी जनादेश आने में 2 दिन का वक्त है, रविवार के दिन आएगा। लेकिन एग्जिट पोल में अपनी अपनी व्याख्या करके निकाल लिया गया कि जीत गए हैं तो जश्न शुरू हो गया। और ये एक नजारा है बिहार के भीतर का, और ये वैशाली का चेहरा हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये वैशाली जिले में आता है, जो कि पहले रिपब्लिक के तौर पर पहचान है। ये देखिए, दिवाली अभी से शुरू हो गई। तो सवाल ये नहीं है 2 दिवाली मनेगी, सवाल है कि 8 तारीख के बाद से जो भी जीतेगा वह सिर्फ और सिर्फ दिवाली ही मनाएगा। यह भी एक स्थिति है बिहार चुनाव को लेकर, और स्थानीय लोगों पर वहां पर जो इस चुनाव की खुमारी होती है उसका एक ये नजारा भर है। लेकिन सवाल इससे इतर है। सवाल है, पटना धड़क रहा है, दिल्ली का दिल भी धड़क रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 7RCR पहुंचे, वहां मुलाकात प्रधानमंत्री से की। जाहिर है एग्जिट पोल आ रहे होंगे तो सारे आंकड़े वो समझा भी रहे होंगे। लेकिन सवाल इन सब के बीच, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जिट पोल अगर बराबर की टक्कर दिखा रहा है, एक ऐसी स्थिति में लाकर बिहार के जनादेश को खड़ा एग्जिट पोल कर रहा है जहां पर किसी को बहुमत नहीं मिले, तो आप सोचिए क्या होगा। यकीनन दरअसल आज तक और इंडिया टुडे और सिसरो का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है बहुमत किसी को मिलेगा नहीं। संकेत क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव, और टक्कर कांटे की। तो संकेत क्या है? जी, एग्जिट पोल में संकेत यही है कि रविवार को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो एक एक सीट पर कांटे की टक्कर ही नजर आएगी। तो क्या बिहार का जनादेश एक ऐसे हालात में दिल्ली और पटना को लाकर खड़ा कर देगा जहां उसे विकल्प नजर नहीं आ रहा, और मौजूदा चुनाव में उसके सामने किसी एक को चुनना मजबूरी है? या फिर जो कमजोरी नीतीश लालू के गठबंधन की है और जो कमजोरी मोदी सरकार और अमित शाह के संगठन संभालने की है, उसी के बीच वोटर लगातार झूल रहा है। क्योंकि कांटे की टक्कर का मतलब ना किसी को नकारना है ना किसी को चुनना, खास तौर से तब जब मैदान में 2 ही खिलाड़ी हों। लेकिन कुछ सवाल जो चाहे अनचाहे बिहार के जनादेश के बाद देश में उठेंगे ही, उसमें 3 सवाल सबसे अहम है। पहला, अगर महागठबंधन हार गया तो नीतीश लालू अलग अलग राह पकड़ेंगे या दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा? अगर एनडीए चुनाव हार गया तो अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं? और तीसरा सवाल उस नए हालात से जुड़ा है, जब बिहार का जनादेश एक तरफा हो जाए तब क्या होगा? क्या 2/3 से किसी की भी जीत भारत के राजनीतिक हालात को बदल सकती है, चाहे वो मोदी अमित शाह की जोड़ी जीते या नीतीश लालू की? क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम झटके में बिहार के विकास या बिहार के मुद्दों से आगे निकलकर देश के उन मुद्दों को जनादेश मान रहा है जो मोदी सरकार की नीतियों से जा जुड़े हैं, जो असहिष्णुता के माहौल में सम्मान लौटाने वालों के विरोध से जा जुड़े हैं, जो संघ परिवार के एजेंडे से जा जुड़े हैं, और बिना कांग्रेस तीसरी धारा की राजनीति को विकल्प मानने से भी जाकर जुड़ गए हैं। यानी बिहार के चुनाव परिणाम सिर्फ जीत हार तय नहीं करेंगे बल्कि देश की राजनीतिक दिशा को भी तय करेंगे। इसीलिए दावों की फेरिस्त को टटोल लीजिए, कोई अगले 48 घंटे तक भी झुकना नहीं चाहता, चाहे वो पटना में लालू हो या दिल्ली में पासवान। दोनों के दावे 2/3 से ज्यादा की। हम सरकार बना रहे हैं, 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ये महागठबंधन को बिहार के चुनाव में 190 सीट आ रहा है। 190 190। कयास लगाते जाइए, दावे करते जाइए, वार प्रतिवार भी इसी दौर में हो रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल अलग अलग न्यूज चैनलों के जरिए निकल कर आया है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा दें। इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो कहता है कि दरअसल बीजेपी और जेडीयू स्थिति को बीच में लाइएगा तो बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। एक तरफ 117, एक तरफ 119। इंडिया टीवी सी वोटर 101 से 121 बीजेपी, 112 से 132, यानी यहां पर बहुमत मिलने की स्थिति में आ रही है चीजें। एबीपी निल्सन 108, 130 महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है, लेकिन मार्जिन बड़ा कम है। न्यूज एक्स सीएनएक्स यहां पर भी महागठबंधन को मिल रहा है बहुत ज्यादा से, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी को मिल रहा है। ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में इसको बहुमत मिल रहा है। किसे सही मानेंगे? मुश्किल में। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में बिहार चुनाव में वो कौन सा शख्स था जिसके हुनर को लेकर हर किसी की नजर उसी पर टिकी थी, और उस हुनर की साख
दांव पर है। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। रणनीतिकार वाकई कम बोलते हैं और अमित शाह तो रणनीतिकार हैं, बिहार चुनाव के असल रणनीतिकार, क्योंकि बीजेपी में पहली बार अध्यक्ष उसी शख्स को बनाया गया जो चुनावी जीत की रणनीति बना सकता हो। और अमित शाह का यह हुनर गुजरात के बाहर पहली बार लोकसभा चुनाव में तब नजर आया जब यूपी जैसे राज्य में बीजेपी ने मुलायम, मायावती और गांधी परिवार की सियासत का सुपड़ा ही साफ कर दिया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले दिल से अमित शाह को मैन ऑफ द मैच करार दिया था। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। लेकिन अमित शाह को लेकर सवाल सिर्फ मोदी की तारीफ भर का नहीं है, बल्कि पहली बार संघ परिवार को भी लगा कि चुनावी जीत का हुनर जिसे आता हो इस दौर में तो उसे ही बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि संघ का विस्तार केंद्र में और राज्यों में बीजेपी की सरकार बने बगैर हो नहीं सकता। यानी सवाल बीजेपी अध्यक्ष को लेकर पहली बार चुनावी जीत से जुड़ गए, क्योंकि संघ परिवार अपनी विचारधारा को तभी देश में बतौर नीति लागू करा सकता है जब उसके राजनीतिक संगठन बीजेपी की सरकार तमाम राज्यों में हो। इसी सोच को बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने भी पकड़ा। इसीलिए बिल्कुल नए राजनीतिक प्रयोग भी जाति के नाम पर बीजेपी अध्यक्ष ने खुद किए। हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सवाल सिर्फ अपनी नेता के जाति बताने भर का नहीं या प्रधानमंत्री की जाति बताने भर का नहीं, बल्कि जीत के लिए उस सोशल इंजीनियरिंग के सिरे को भी अमित शाह ने पकड़ा जिसे कभी गोविंदाचार्य बीजेपी और संघ परिवार को पकड़वाना चाहते थे। पासवान, मांझी और कुशवाहा उसी सोशल इंजीनियरिंग से निकले और संघ परिवार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। यानी जीत के लिए हर राजनीतिक मंत्र को अमित शाह ने बिहार चुनाव के बीच में फूंका। इसीलिए बिहार चुनाव में किसी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है या फिर नजरें किसी पर सबसे ज्यादा टिकी है तो वह अमित शाह ही है, जो तमाम एग्जिट पोल देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7 RCR गए और जाने से पहले पत्रकारों को बोलते गए। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। यकीन जानिए, सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि इस देश के भीतर की सियासत भी 8 तारीख को ही बहुत कुछ तय करेगी, क्योंकि बिहार के जनादेश एक ऐसे मौके पर आ रहे हैं जिस समय देश के भीतर बहुत सारे सवाल हैं। कहा यह जाता है कि जिसके पास राजनीतिक सत्ता है उसके पास संविधान के सारे पिलर हैं, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार की तरफ से कहा गया कि गैर चुने हुए लोगों का निरकुंश तंत्र नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने कहा कि अब कॉलेजियम को लेकर अगर इस देश के भीतर राय बनेगी तो जनता बताए क्या सोचती है। यानी जनता जिस नुमाइंदों को चुनती है उस संसद में मामला उठे उससे पहले उसने पत्थर फेंक दिया, बॉल गेंद डाल दी जनता के पाले में। अब कोई राजनेता या सरकार कुछ कह के दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने कानून एनजेएसी को खारिज किया तो सरकार की तरफ से अरुण जेटली ये कहने से नहीं हिचके कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरकुंशता चल नहीं सकती जो चुने ही नहीं गए। यानी निशाने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सरकार के विरोध को ही मोहरा बनाते हुए मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए जनता की राय मांग डाली। यानी देश के इतिहास में पहली बार जनता से राय मांगी गई है कि जजों की नियुक्ति को लेकर जो कॉलेजियम बना है अगर उसमें सुधार सब कोई चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। यानी जन प्रतिनिधियों को चुनने वाले लोगों को ही बताने के लिए कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम बेहतर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। दरअसल संविधान पीठ के कानून एवं विधि मंत्रालय की वेबसाइट पर 13 नवंबर शाम 5 बजे तक लोगों से सुझाव भेजने को कहा गया है और 18 और 19 नवंबर को सुझावों पर बहस होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी से बेहतर कॉलेजियम सिस्टम को ही माना, लेकिन यह भी माना कि इसमें खामियां हैं। कोर्ट आम लोगों से 4 खास बिंदुओं पर राय चाहती है। कॉलेजियम में पारदर्शिता, जजों के उम्मीदवारों की अनिवार्य योग्यता, कॉलेजियम के लिए सचिवालय कैसा हो और उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायत का निवारण कैसे हो।
दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र अब शुरू भी होने वाला है और माना जा रहा है कि संसद में यह मुद्दा उठ भी सकता है। तो इससे पहले ये मुद्दा उठे, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ही जनता के पाले में यह गेंद उछाल दी कि जनता के प्रतिनिधियों को चौंका भी दिया और इस अवस्था में भी लाकर खड़ा कर दिया कि अगर वो ये कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र ही देश का आधार है और संविधान का बेस वही है, तो ऐसे में जनता से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जनता ही तय करे कि कॉलेजियम में क्या सुधार होने चाहिए, यानी संसद से आगे तो जनता ही खड़ी है और संवैधानिक पीठ को वही राय दे। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जजों की नियुक्ति के लिए बने कानून एनजेएसी को खारिज किया, तो सरकार समेत कई हलकों से ये आवाज उठी कि एक गैर निर्वाचित व्यवस्था ने लोगों द्वारा चुनी गई संसद और विधायिकाओं के फैसले को खारिज कर दिया। अब कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए आम लोगों से राय मांगकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। तीनों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन आज इन तीनों समेत 24 फिल्मकारों ने यह कहते हुए नेशनल अवार्ड वापस कर दिया कि देश में असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है और घने होते अंधेरे को रोकने के लिए विरोध करना ही होगा। लेकिन इन फिल्मकारों ने साफ कर दिया कि इस लड़ाई को बीजेपी बनाम कांग्रेस मत बनाइए, क्योंकि दूध की धुली कांग्रेस भी नहीं है और सवाल मौजूदा वक्त का है। I was against the status quo. जितनी भी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, बेसिकली आई क्वेश्चन द स्टेट, नो मैटर व्हिच गवर्नमेंट। दरअसल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय का कहना है कि कलाकारों और बुद्धिजीवियों का ये पॉलिटिकल मूवमेंट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि मेरे पास एक नेशनल अवार्ड है जिसे मैं लौटा सकती हूँ। इससे मुझे राइटर्स, फिल्म मेकर्स और एकेडमिक्स के पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अरुंधति ने फिल्मकारों और साहित्यकारों के समर्थन में ये कहते हुए दरअसल नेशनल अवार्ड वापस किया कि असहिष्णुता के खिलाफ सामूहिक जंग जरूरी है, वरना सरकार और असहिष्णुता के खिलाफ अलग थलग पड़ जाएंगे और उन्हें दफना दिया जाएगा। तो क्या वाकई देश में हालात ऐसे हो चले हैं? और इन सब के बीच जो अब साहित्यकारों ने लकीर खींचनी शुरू की है कि इसे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी ना बनाए, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट जरूर है, लेकिन इससे इतर यह उस सत्ता की तरफ नहीं देखता है जिसमें एक सत्ता जाए तो दूसरी सत्ता आ जाए। क्योंकि इससे पहले अगर कांग्रेस की सत्ता थी तो वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आम लोगों के अनुकूल नहीं थी। पी चिदम्बरम ने जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर सवाल खड़े किए, मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से कॉर्पोरेट लूट की, उन सब को लेकर तमाम लेखकों ने खूब लिखा। लेकिन आज फिल्मकार ये कहने से नहीं चूके जिस काम के लिए उन्हें अवार्ड मिला, आज वो वैसी फिल्में या कृतियां रच नहीं सकते। तो जाहिर है मामला तो गंभीर है ही। मैं फिल्म बनाना तो दूर है, ये हम लोग डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं। बड़ा सवाल यह हो चला है कि आखिर ये लड़ाई जाएगी तो कहां तक जाएगी, क्योंकि पुरस्कार वापस करने वाले भी मान रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प नहीं है और अब लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी नहीं है। तो मुद्दा यही है, विकल्प है क्या? क्योंकि जब सरकार ने विरोध की हर आवाज को लेफ्ट राइट के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, तो फिर इस विरोध का मतलब होगा क्या? अभी कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों मिलकर 4% भी नहीं है, मगर उनका जो प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट है इस इंस्टीट्यूशंस में, हेजिमोनियस हो गया ऑलमोस्ट, डिस्टिंक्शन इन दीज इंस्टीट्यूशंस। तो क्या विरोध की अवार्ड वापसी की राह का एक सिरा सड़क पर विरोध के रूप में उभर सकता है? क्योंकि संकेत तो आज इसी के ये कह कर दिए गए कि इंतजार कीजिए। लड़ाई तो चालू रहेगी, स्ट्राइक खत्म हो गई है, फाइट खत्म नहीं हुई है। तरीके क्या होंगे संघर्ष के? सड़क को लेकर या सड़क के जरिए संघर्ष किया जाएगा, यह सवाल सम्मान लौटाने वालों का है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़िए, फेरिस्त देखिए कितनी लंबी होती चली जा रही है जिन्होंने सम्मान लौटाया, और ये नाम एक के बाद एक डराते भी हैं और इस बात की दिशा में भी ले जाते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी तादाद में यह संख्या बढ़ भी सकती है। जरा रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर उभरते ये उन फिल्मकारों के नाम हैं जो अभी तक नेशनल अवार्ड वापस कर चुके हैं। और यकीन जानिए, इन्होंने जो क्लासिक फिल्म बनाई या कहें भारतीय हिंदी सिनेमा को नई पहचान देने का भी इन्होंने काम किया। तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सत्ता को ये लगता है, राजनीतिक दलों को ये लगता है या फिर विरोध करने वालों को ये लगता है कि दरअसल ये नई पहचान बनाने के लिए अवार्ड वापस कर रहे हैं, जबकि फिल्म में तो ये सीधे चोट कर उसके कहने की आजादी पर खतरा है।
तो क्या ये सवाल गंभीर नहीं और फौरन विमर्श की मांग नहीं करता? लेकिन सरकार ने इस विरोध को खारिज कर दिया, जबकि विरोध के विरोध में कलाकारों की ही एक टीम भी उतरी जो असहिष्णुता के मसले को सिरे से खारिज कर रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है या सडनली कोई एक दूसरे को मार रहे हैं, सड़क पे लोग पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं या लोग, हाँ जी जरूर 2-3 ऐसे वाकये हुए हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। लेकिन सवाल सिर्फ विरोध के विरोध करने वाले का नहीं है। सवाल यह है कि अशोक पंडित हो या फिर अनुपम खेर, अगर ये कुछ सवाल उठा रहे हैं तो इनके तार क्या वाकई सरकार से नहीं जुड़े हैं? क्योंकि अशोक पंडित इस दौर में सेंसर बोर्ड के सदस्य बन चुके हैं। अनुपम खेर को भी लोग कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी से जुड़ी है, वो जो भी। लेकिन एक सवाल तो है कि राजनीतिक चश्मे को इस दौर में उतारना पड़ेगा। ध्यान दें तो गजेंद्र चौहान पार्टी का प्रचार कई सालों से कर रहे थे और उन्हें उसका फायदा FTII का चेयरमैन बनाकर पहुंचाया गया। ऐसे में कलाकारों के जहन में ये सवाल तो होगा ही कि आखिर जो सत्ता से चिपट जाए, जो सत्ता के नजदीक पहुंच जाए या फिर जो सत्ता के अनुकूल बोली बोलने लगे, उसे लाभ होगा और विरोध करने वालों को खारिज किया जाएगा।